हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विस्तृत जानकारी आप पिछली क्लास में प्राप्त कर चुके हैं। आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। और पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में चर्चा की थी कि हर अनुच्छेद में निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन कौन से प्रावधानों के बारे में बताया गया है। आज का जो क्लास है ये मैं आज एक विशेष बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विभेद किस प्रकार किया जाता है, इनमें मुख्य अंतर क्या है। हालांकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स नीति निर्देशक तत्वों से जो पूछे जाते हैं वो उसके आर्टिकल्स से ही संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर से संबंधित भी आ जाते हैं। ये जो आज का टॉपिक है ये निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों के बारे में एक विशेष समझ विकसित कर सकता है आपके लिए, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपको। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों के संवैधानिक उपबंधों के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनका प्रावधान दिया गया है। वहीं अगर मूल अधिकारों के बारे में बात करें तो ये व्यक्तियों को दिए गए अधिकार हैं। मूल अधिकार किसको प्राप्त हैं? नागरिकों को, हम सभी को, हम और आप लोगों को सभी को संविधान मूल अधिकार देता है। लेकिन वहीं अगर निर्देशक तत्वों के विषय में बात करें तो ये जो निर्देशक तत्व हैं ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते हैं, ये राज्य को सौंपे गए दायित्व हैं। निर्देशक तत्व क्या है? राज्य को सौंपी गई रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं जो कि राज्य के द्वारा सुशासन की स्थापना एवं लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। मूल अधिकार किसको दिए गए हैं? व्यक्तियों को, यानी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि ये दिए जाते हैं राज्य को, और राज्य इन दायित्वों के द्वारा क्या करता है? सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण यानी लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वहीं मूल अधिकारों के बारे में बात करें तो ये जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जबकि ये अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय और प्रवर्तनीय का अर्थ क्या है आप जानते हैं कि ये जो है न्यायोचित हैं, अर्थात आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, आपके मूल अधिकारों से कोई छेड़छाड़ करता है तो आप उसे लेकर के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी न्यायालय इन पर क्या है? बहस कर सकता है। न्यायालय आपके मूल अधिकारों को अगर कोई हनन करता है तो उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। वहीं आप इन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर के न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो मूल अधिकार हैं वो प्रवर्तनीय हैं, यानी न्यायोचित हैं, इन पर न्यायालय में बहस की जा सकती है। लेकिन अगर निर्देशक तत्वों के विषय में बात करें तो ये अप्रवर्तनीय है, इनको लेकर के न्यायालय की शरण में नहीं जाया सकता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ही नहीं है। ये हमारे व्यक्तियों से संबंधित हैं, हम सभी नागरिकों से संबंधित हैं। इसलिए अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उन्हें लेकर के न्यायालय के पास जा सकते हैं। लेकिन ये जो है नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमसे संबंधित नहीं है, ये राज्य को दिए गए दायित्व हैं। राज्य अपने हिसाब से अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में क्या करने के लिए? सुशासन की स्थापना करने के लिए, लोगों में कल्याण की भावना को सुनिश्चित करने के लिए इनसे संबंधित विधि बनाता है। तो ये किससे संबंधित हैं? राज्य से संबंधित हैं। अतः ये क्या है? न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, इन पर न्यायालय में बहस नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है और इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो ये व्यक्तियों को राजनीतिक जो लोकतंत्र होता है उसके बारे में बात करते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के विषय में बताते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया इनके बीच में। अब 5वां पॉइंट है कि मूल अधिकारों का स्वरूप कैसा है? नेगेटिव। मूल अधिकारों का स्वरूप जो है वो नकारात्मक है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? सकारात्मक है। नकारात्मक मूल अधिकारों का स्वरूप कैसा? नकारात्मक। नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? सकारात्मक। इससे क्या समझा आपने? इससे ये समझा कि जो राज्य है यानी स्टेट है, राज्य है, वो मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो राज्य के विरुद्ध भी न्यायालय की शरण में जा सकता है। यानी ये इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है, आपने अगर मूल अधिकार पढ़े होंगे, मैंने पढ़ा है मूल अधिकार आपको, तो मूल अधिकारों में एक बात आई थी अगर आपको याद हो तो, कि जो मूल अधिकार हैं नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं। मूल अधिकार भारत के नागरिकों को राज्य के विरुद्ध
प्राप्त अधिकार हैं, यानी इनका हनन होने पर, इनका अतिक्रमण होने पर व्यक्ति राज्य के खिलाफ भी न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो ये कैसे हैं? नकारात्मक हैं। इसके अलावा दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि राज्य ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बना सकता जो किसी नागरिक के मूल अधिकारों का क्या करते हों? अतिक्रमण करते हों। ठीक है, तो ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में कैसे हैं? नेगेटिव हैं। वहीं नीति निदेशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? सकारात्मक है, क्योंकि ये खुद राज्य के लिए बने हैं, क्योंकि ये खुद राज्य के लिए बने हैं और राज्य अपने जो भी विधि या कानून या नियम बनाता है सामाजिक कल्याण के लिए, समाज में सुशासन की स्थापना के लिए, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, उसके लिए राज्य को स्वयं नीति निदेशक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये जो है राज्य के परिप्रेक्ष्य में कैसे हैं? नकारात्मक स्वरूप वाले हैं, और नीति निदेशक तत्व कैसे हैं? सकारात्मक हैं। क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्ति युक्त सीमाएं हैं। अगर मूल अधिकार आपको दिए गए हैं तो उनसे संबंधित लिमिटेशंस के बारे में भी बताया गया है। क्रियान्वयन होने पर मूल अधिकार जो है आपको मिल गए, प्राप्त हो गए, लेकिन इन पर क्या कर सकते हैं? युक्ति युक्त सीमाएं भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्वों पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, इनके संबंध में न्यायालय ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता कि इन पर लिमिटेशंस लगाई जा सके, नीति निदेशक तत्वों पर कोई भी सीमा लगाई जा सके। वहीं मूल अधिकारों को संविधान द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। इनके बारे में विस्तृत रूप से मैंने बताया था, फिर एक बार बता देता हूं कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन पर, किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो उस संबंध में न्यायालय, कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है जो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती हैं। और वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अन्य उच्च न्यायालय, 32 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय, तो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है उन्हें रिट जारी करने का अधिकार है। किस संबंध में? मूल अधिकारों के हनन के संबंध में। वहीं नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो इन्हें कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। लागू करना नैतिकता पर आधारित है। ये राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। राज्य लोगों में सुशासन की भावना पैदा करने के लिए लोक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए उनका नैतिक कर्तव्य है नीति निदेशक तत्वों को लागू करना। इसीलिए इन्हें न्यायालय का कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये प्रमुख अंतर हो गया कि मूल अधिकारों को संविधान द्वारा संरक्षण दिया जाता है, जबकि नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा कोई भी संरक्षण नहीं दिया जाता। 8वां पॉइंट है निलंबन। इनका क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है विशेष प्रक्रिया द्वारा, आर्टिकल 358 और 359 के आधार पर। यानी आर्टिकल 358 और 359 के आधार पर मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति क्या? जैसे मान लीजिए राष्ट्र में क्या लग गया? आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई, आर्टिकल 352 लागू हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो इन मूल अधिकारों का क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है। इसके बारे में भी हम पिछले जब मूल अधिकार पढ़े हैं वहाँ पर पूरी तरह से बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपके बाकी सारे भी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत उन्हें निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359। मूल अधिकारों के निलंबन के संबंध में अनुच्छेद 358 और 359 में विशेष उपबंध दिए गए हैं। 358 के द्वारा आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। 359 के द्वारा भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो यानी यहां से एक डिफरेंस ये मिल गया आपको कि मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है विशेष प्रक्रिया द्वारा। किसके तहत? आर्टिकल 358 और 359 के तहत। वहीं अगर नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात किए जाए तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जब तक लागू न किए जाए स्वतः निलंबित होते हैं। ये अपने आप में ही निलंबित हैं। ठीक है, इन्हें लागू कर दिया जाता है तो ये लागू हो गए, अगर जब तक इन्हें लागू नहीं किया जाता है तो स्वतः निलंबन की ही कैटेगरी में इनको माना जाता है। तो ये हो गए मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में मुख्य अंतर। आप इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
किसी भी चीज़ को समझने के लिए केवल फैक्ट नहीं, उसके लिए जो है हमें उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी होता है। तो इससे मैं आशा करता हूं कि नीति निदेशक तत्वों के बारे में जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, मूल अधिकारों के बारे में जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करके आप मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो शायद क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं पॉलिटी के फिर दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।